हम दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा भारत का संविधान। ये टॉपिक मैं इसलिए लेके आया हूँ कि आजकल भारत के संविधान का बहुत ज़्यादा मिसयूज किया जा रहा है। लोगों को संविधान के बारे में पता नहीं है, उसी की बात कह करके अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने अनुसार ढालने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत सी बातें लिखी गई हैं जो सभी के लिए समान है, कोई भेदभाव नहीं है। बहुत अच्छा संविधान है, हमें प्राउड फील करना चाहिए। इसलिए आज मैं आपको इस टॉपिक के माध्यम से संविधान में कितने भाग हैं, क्या अनुच्छेद हैं और उन अनुच्छेदों में क्या क्या वर्णन है, इस बारे में मैं आपको समझाऊंगा और बताऊंगा। फिर उसके बाद में हर एक भाग और हर एक अनुच्छेद को बहुत ही विस्तृत तरीके से समझाऊंगा, जो आज के हॉट टॉपिक इशूज चले हुए हैं। चलिए दोस्तों, बिना टाइम बर्बाद किए भारत का संविधान वी फील प्राउड एज ऑन 1 अप्रैल 2019, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज ऑन 1 अप्रैल 2019। चलिए दोस्तों, आगे देखते हैं संविधान को। हम क्या क्या संविधान में वर्णन है, मैं आपको आज समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों, इस संविधान के बारे में देखो दिखा रहा हूँ मैं आपको क्या क्या है, कैसे वर्णन, कहाँ पे क्या क्या किया गया है, सब चीज़ें। इसलिए आपको पहले स्क्रीन में दिखा रहा हूँ कि ये सब चीज़ें यहाँ तक ऐसे ऐसे होती हैं दोस्तों। ओके दोस्तों, चलिए दोस्तों, भारत का संविधान उद्देश्य का है। पहले क्या उद्देश्य है? अनुच्छेद। अब इसमें आ गया भाग एक। भाग एक के अनुच्छेद के अंदर 1 से 4 तक आते हैं अनुच्छेद भाग एक में। और भाग एक में है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, ये भाग एक में आता है। अनुच्छेद एक में क्या है? अनुच्छेद एक में है संघ का नाम और राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 2 नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना। अनुच्छेद 2 का काम है सिक्किम का संघ के साथ संयुक्त किया जाना और निरस्ती। अनुच्छेद 3 नए राज्यों का निर्माण, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं और नामों में परिवर्तन। अनुच्छेद 4 में क्या है? पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुपूरक अनुसांगिक परिणामिक विषयों का बंधन करने के अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां। भाग एक में आप संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में समझेंगे, जो अनुच्छेद 1 से 4 के अंतर्गत आता है। भाग 2 में क्या है? क्वेश्चंस आते रहते हैं, नागरिकता कौन से भाग में है, कौन से अनुच्छेद पे है, तो ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। भाग 2 हमारा नागरिकता का है। अनुच्छेद 5 में जो आपके लेफ्ट साइड स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है गिनती अंक, वो अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 5 में संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। 6 में क्या है? पाकिस्तान से भारत को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, जो पाकिस्तान से भारत आए और पाकिस्तान को प्रयोजन करने वाले कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान को गए। 8 में क्या है? भारत के बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के जो अधिकार हैं। 9 में क्या है? विदेशी राज्य की नागरिकता स्वेच्छा से जो अर्जित करने वाले व्यक्तियों का नागरिक न होना, इसमें वर्णन है। अनुच्छेद 9 में नागरिकता के अधिकारों का कैसा बना रहना, ये वर्णन है। और अनुच्छेद 11 में क्या है? संसद द्वारा नागरिकता के अधिकारों का विधि द्वारा विनियमन किया जाना, ये आपके नागरिकता का वर्णन है, मतलब 5 से 11 में। और भाग 3 में आते हैं आपके मूल अधिकार, जो लोग सबसे ज़्यादा कहते हैं मूल अधिकार है, भौतिक अधिकार है, ये अधिकार है। तो ये अनुच्छेद 12 में परिभाषाएं दी गई हैं। 13 में कहा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत उनका अल्पीकरण करने वाली क्या क्या विधियां हैं। समता का अधिकार, समानता का अधिकार बताया गया क्या? 14 से 18 में क्या बताया गया? 14 में कहा गया विधि के सम्मत समानता। धर्म, 15 में धर्म, मूल वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करना। 16 में बताया गया लोक नियोजन के विषय में अवसरों की समानता। 17 में बताया गया अस्पृश्यता का अंत। 18 में बताया गया उपाधियों का अंत। बहुत लोग उपाधियाँ लगा लेते हैं, तो असब अंत है, समानता का अधिकार चलता है 14 से 18 के रूप में। किसी को भी अस्पृश्यता का भी अंत है, कोई छुआछूत नहीं किसी को उस प्रकार से नहीं कर सकते। और लोक नियोजन के विषय में सभी को समानताएं दी जाएंगी अवसर में, कोई किसी लिंग का, किसी जाति का, किसी धर्म का से कोई मतलब हमको नहीं है। और कहा गया कि धर्म, मूल वर्ण, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आप किसी प्रकार से विभेद नहीं कर सकते। कोई अगर नीचे जाति का है तो आप उसे
अपमानित नहीं कर सकते, या कुछ नक्सली इलाके से आया है तो उससे नहीं कह सकते कि उसका जन्म सर कहीं और हुआ है। या किसी का मूल वंश किसी दूसरे राजवंश से था तो आप उसको प्रकाश नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, इसका मिसयूज नहीं करना है हमको। कोई ब्राह्मण है नीची जाति में खड़ा हो गया तो आप उससे वो भी नहीं कह सकते कि नहीं वो ब्राह्मण है तो आप गलत बिहेव करें उसके साथ। अब कहते हैं स्वतंत्रता का अधिकार। तब स्वतंत्र अधिकार क्या गया, उन्होंने कहा गया वाक अनुच्छेद 19 में बोला गया वाक स्वतंत्र आदि से कुछ अधिकारों का संरक्षण है। बोलिए लेकिन उतना ही बोले जो देश के हित में हो, हमेशा नहीं गलत सलत बोल रहे जाते हैं। स्वतंत्रता दी गई बोलने के लिए, ज़्यादा नहीं। ज़्यादा मतलब ये नहीं कि आप अपने देश के विरोधी बोलें, अपने देश की बातें को अपनी बातें बताएं। अनुच्छेद 20 में कहा गया अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसमें बहुत पैसा ये है अनुच्छेद 20 कि अगर आपने कोई अपराध किया है तो आपने को लगता है कि आपका दोष नहीं है लेकिन फिर भी आप जेल में जा रहे हैं तो आप उसको सिद्ध करने के चक्कर में आपको सुप्रीम कोर्ट या कोई भी अदालत आपको वकील मुहैया कराती है। अजमल कसाब के लिए भी वकील हमारे देश ने प्रोवाइड कराया था। अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राणदैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। ये स्वतंत्रता का संरक्षण आकर शिक्षा का अधिकार बहुत जरूरी है। शिक्षा का अधिकार है हमारे यहाँ, लेकिन शिक्षा का अधिकार है तो अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत, लेकिन वही है कि लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पढ़ाई सही नहीं हो पा रही है, कुछ दिक्कतें आ रही हैं सिस्टम्स की, तो बच्चे उतना शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं। और अनुच्छेद 22 में कहा गया है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। देखिए, अगर आप देश के विरुद्ध बोलेंगे तो आपको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये हो गया, आपने देखा स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक। अब शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 बोलता है कि मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध। किसी भी व्यक्ति के साथ आप गंदा व्यवहार नहीं कर सकते, ये आपके उसमें लिखा हुआ है संविधान में। आप किसी को भी फालतू में अपमानित नहीं कर सकते, चाहे लड़का हो या लड़की हो, कोई भी हो। और कोई भी बच्चा काम करता है किसी कारखाने में तो आप उसको बचा सकते हैं, उसकी उम्र नहीं हुई है फिर भी आप काम कर रहा है, ज़बरदस्ती काम करवाया जा रहा है, मजदूरी करवाई जा रही है, तो वो विरोध है, आप उसके खिलाफ केस कर सकते हैं। ये अनुच्छेद 24 में लिखा हुआ है दोस्तों। अब धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार बोला गया है क्या, अनुच्छेद 25 में बोला गया है कि अंतःकरण की ओर धर्म के आबाद के रूप में मानने, आचरण, प्रचार करने की स्वतंत्रता। देखिए, बात सही है कि आप अपने धर्म को माने, कोई मना नहीं करेगा, आचरण करें, आप देश में धर्म का प्रचार करें, किसी को कोई मनाही नहीं है। ये हमारे संविधान में लिखा है, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत वो आता है। लेकिन ये कर तो रहे हैं आप, लेकिन इसमें किसी दूसरे धर्म को आप नुकसान ना पहुंचाएं, ये भी वर्णन लिखा हुआ है। जब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा तो आप किसी दूसरे धर्म को हानि नहीं पहुंचा सकते, किसी के साथ ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। उसकी स्वैच्छिक इच्छा है तो उससे धर्म, वो कोई भी धर्म अपना ले, कोई भी धर्म चेंज करे, उससे कोई वो नहीं, उसका पर्सनल मामला है। अनुच्छेद 26 कहता है कि धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्य कर सकते हैं, कोई मनाही नहीं है। आज भी आप देखते हैं मुसलमानों में अजान बहुत तेज़ी से होती है, धार्मिक कार्य कर रहे हैं, लोगों का भागवत गीता होती है, माइक लगा करते हैं, कर सकते हैं। 27 में बोलता है क्या अनुच्छेद में, किसी विशेष धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों के समुदाय के बारे में सुनता। हाँ, ये भी बिल्कुल बात सही है, कर सकते हैं, कर दे सकते हैं, लोग चंदा लेते हैं, सब कुछ करते हैं। 28 में बोला गया है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता। बिल्कुल बात सही है कि तभी आप देखते हैं, मैं किसी धर्म के पक्ष में नहीं बोल रहा है कि तभी एक छोटी सी बात बोल रहा हूँ कि आज भी मदरसे चल रहे हैं हमारे देश में और मदरसों में धार्मिक शिक्षाएँ दी जाती हैं। और मदरसों का एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। आप हिंदुओं में आइए तो हिंदुओं में आज भी बहुत से वैदिक स्कूल हैं जहाँ पे वेदों की शिक्षा दी जाती है, अपने हिंदू धर्म के बारे में शिक्षा दी जाती है, तो उसमें भी उपासना और शिक्षा करने में कोई बुराई नहीं है, वो संविधान के अंतर्गत ही होता है।
अब कहता है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। पहली बात तो आप के देश की जो संस्कृति आप उसको मानने के लिए स्वतंत्र हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई आपको कुछ नहीं कह सकता है। 29 अनुच्छेद कहता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की संरक्षण। ये जो उसमें जब संविधान लिखा गया था तो अल्पसंख्यक वर्गों का हितों का संरक्षण इसलिए माना गया क्योंकि हिंदू बाहुल ज़्यादा थे, मुस्लिम भी थे, तो और भी जो अन्य धर्म थे तो वो ख़त्म ना हो जाए, तो उनको सभी सुविधाएं दी जाए। लेकिन आज जो रियलिटी में अल्पसंख्यक हैं जिनकी प्रतिशतता बहुत कम है, 1.5% कहा गया है किसी भी देश की पॉपुलेशन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, वही अल्पसंख्यक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। तो जो ऐसे धर्म हैं हमारे, देख लीजिए जैन हैं, बुद्धिस्ट हैं, पारसी हैं, थोड़े से सिख भी हैं, तो हमें उनके हितों की रक्षा करनी चाहिए, वो हमारा कर्तव्य है। अनुच्छेद 30 बोलता है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। हाँ बिल्कुल बात सही है, ये इसलिए अधिकार दिया गया है क्योंकि उसमें अल्पसंख्यकों को इतनी शिक्षा अच्छा नहीं मिल पा रही थी, तो वो भी इस प्रकार का प्रशासन कर सकते हैं। संपत्ति का अनिवार्य अर्जन निदस्त, ये पहले था, अब ये नहीं है। जिसकी जो संपत्ति है वो है, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार वाला सिस्टम तो खत्म कर दिया गया। लेकिन अगर आपने कोई संपत्ति खरीदी है तो आपके अधिकार में वो है, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे कोई हो। अब 31 में का से घा तक दिया गया है। कुछ विधियों के लिए व्यावृत्ति क्या है, कहता है संपदाओं आदि के अर्जन के उपबंध करने की विधियों की व्याप्ति। 31 खा में कहता है कुछ अधिनियमों का विधि मान्यकरण। गा बोलता है कुछ निश्चित तत्व को प्रभावित करने वाली विधियों की व्याप्ति। और घा कहता है राष्ट्र विरोधी क्रियाकलाप के संबंध में विधियों की व्याप्ति निश्चित। आप कोई भी राष्ट्र विरोधी काम नहीं कर सकते हैं, आपको तुरंत अंदर कर दिया जाएगा। उसमें मत दोइएगा कि हमने तो ऐसा बोलने की सुनता थी, हमने कुछ भी बोल दिया, नहीं। अब 32 से 35 में बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। क्या है संवैधानिक उपचारों का अधिकार? कहता है कि 32 में और 32 काम में प्रदत्त अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए उपचार और राज्य विधियों की संवैधानिक वैधता पर अनुच्छेद 32 के अधीन कार्रवाई में विचार न किया जाना। 33 बोलता है अधिकारों और बलों को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति। बिल्कुल बात सही है, जो किया गया है संविधान के अंतर्गत कि आप बना सकते हैं किसी चीज़ों को, तो वो संसद को है। और किसी भी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त इस भाग पर अधिकारों का निबंधन, तभी जहाँ पे कुछ सेना रहती है वहाँ के कुछ अधिकार अलग होते हैं, सेना के भी अधिकार अलग हैं, फौजियों के भी अधिकार अलग हैं। 35 बोलता है इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान। भाग खा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों के लिए कहा गया है, और इसी के द्वारा ही लोग आजकल कुछ गलत चीज़ें अपना रहे हैं, उसका मिसयूज कर रहे हैं। प्लीज़ पढ़िएगा इसको, मैं विस्तार सबको बताऊंगा आने वाले दिनों में। राष्ट्र नीति निर्देशक तत्व देखिए, परिभाषा 36 में परिभाषा है। 37 में अंतर्विष्ट तत्वों को लागू होना है। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाना है। राज्य द्वारा अनुसरणीय कुछ नीति तत्व हैं, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। बात बिल्कुल वर्णन कही गई है, सभी के लिए समान न्याय है दोस्तों। अब इसी में बोला गया है ग्राम पंचायतों का संगठन आज भी लागू है हमारा। कुछ दशाओं में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार सभी को है। काम की न्याय संगत मानव उचित दशाओं तक प्रसूति सहायता का उपबंध पहले भी था, आज भी है कि महिलाएं जब प्रेग्नेंट हो जाती तो उनके लिए कुछ सरकार ने व्यवस्थाएं की हैं। काम काज को निर्वाह मजदूरी, कोई काम करता है उसमें मजदूरी मिलनी चाहिए। उद्योगों के प्रबंधन में कम कारों का भाग लेना बिल्कुल सही है। सहकारी सोसाइटियों का संवर्धन, लाइक एनजीओस हैं। और नागरिकों के लिए समान सिविल संहिता बनाना, ये वाला टॉपिक बहुत हॉट इशू है, मोदी गवर्नमेंट में फिर से आने वाला है।
कि समान सिविल संहिता कब लागू होगा देश में, तो देखते हैं हम लोग। 44 में प्लीज याद रखिएगा, अनुच्छेद 44 में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। और 45 बोलता है कि 6 वर्ष से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्य औसत देखरेख और शिक्षा का उपबंध। कहा गया है कि 6 वर्ष से कम आयु के जो बालक हैं उनकी देखरेख और शिक्षा का उपबंध सरकार करे हो। 46 कहता है अनुसूचित जातियों, जनजातियों, अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा और असंबंधी हितों की अभिवृद्धि करना। ये अनुच्छेद 46 में है, क्योंकि वो नीचे थे, आज नीचे नहीं है, कुछ लोग आज भी नीचे हैं, जनजातियाँ आज भी नीचे हैं, हमें उनका सपोर्ट करना बहुत जरूरी है, तो जंगल में रहते हैं। अनुच्छेद 47 कहता है कि पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने का राज्य का कर्तव्य है। अनुच्छेद 48 कहता है कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का कहता है पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन तथा वन और वन्य जीवों की रक्षा करना। आपसे कोई पूछता है तो बता सकते हैं। अनुच्छेद 49 के बारे में पूछे आपको कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, संस्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अभी CAA NRC चक्कर में लड़ाई हुई थी, दंगा हुआ था, लोगों ने राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों को तोड़ा था, वस्तुओं को तोड़ा था, तो योगी गवर्नमेंट ने उस लोगों के खिलाफ केस किया और फिर उनसे पैसा वसूला। तो ये अनुच्छेद के अंतर्गत ही आता है, संविधान के अंतर्गत, गलत नहीं किया उन्होंने। उसके बाद आता है अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण है। और 51 कहता है अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि करना। यह हमारे अनुच्छेद में ही है। और मूल कर्तव्य हमारा क्या है, भाग 4 का 51 का दोस्तों। कल दोस्तों भाग 5 संघ में हम पढ़ेंगे, अध्याय 1 कार्यपालिका में। आप लोग हमारे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।